सभी का स्वागत है। आज हम एमए उत्तरार्ध के अंतर्गत गोदान की विशेषताएं पढ़ने जा रहे हैं। प्रेमचंद कृत गोदान हिंदी का श्रेष्ठ उपन्यास है। यह लेखक का अंतिम उपन्यास भी है, अतः इसमें प्रेमचंद की उपन्यास कला पूरे निखार पर दिखलाई देती है। गोदान के कथानक में इतनी विशिष्टता है कि मात्र इसी एक उपन्यास के आधार पर प्रेमचंद की कथा संगठन विषयक विशेषताओं को समझा जा सकता है। इस आधार पर गोदान की निम्न विशेषताएं हैं। गुम्फित कथानक। गुम्फित कथानक से तात्पर्य उस कथानक से लिया जाता है जिसमें कथा सीधी और सरल न होकर अनेक कथाओं के सम्मिश्रण और सामंजस्य से निर्मित होने के कारण जटिल और मिश्रित हो जाती है। इस प्रकार कथानक में कथाओं का परस्पर जुड़ना और एक दूसरे का निकटस्थ होकर आगे बढ़ना आवश्यक होता है। गुम्फित कथाओं की सफल आयोजना कम ही उपन्यासकार कर पाते हैं। प्रेमचंद को गोदान के गुम्फित कथानक के प्रस्तुतिकरण में पूरी सफलता प्राप्त हुई है। गोदान में दो कथाएं हैं। एक कथा होरी और उसके परिवार की है, जिसके सहारे समूचा ग्राम्य परिवेश स्पष्ट हो गया है। दूसरी कथा शहर की है, जिसके प्रमुख पात्र मेहता और मालती है। यद्यपि कुछ अन्य पात्र भी आए हैं जो गांव और शहर के बीच में दिखलाई देते हैं और नए समाज के प्रतिनिधि पात्र कहे जा सकते हैं। राय साहब और गोबर ऐसे ही पात्र हैं। मालती और मेहता अपनी प्रबुद्ध चेतना के कारण ग्रामीण जीवन में सुधार लाना चाहते हैं। इसी कारण शहरी कथानक ग्रामीण कथानक से जुड़ जाता है। गोदान में शहरी और ग्रामीण जीवन की तुलना भी की गई है, जो इनके वैषम्य को स्पष्ट करती है और दोनों कथाओं को परस्पर जोड़ती है। वास्तविकता यह है कि गोदान का कथानक शहर और गांव दोनों को मिला जुला कर प्रस्तुत करता है। दूसरी है मौलिकता। किसी भी उपन्यास के कथानक का मौलिक होना उसकी बहुत बड़ी विशेषता होती है। संसार में भावनाएं तो प्राय सामान्य होती है, अतः औपन्यासिक कथानक की मौलिकता नवीन भावनाओं की खोज में उतनी नहीं होती जितनी किसी भाव को गहराई और प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत करने में होती है। गोदान अपने वर्ण्य विषय में ही नहीं, संवेदना, समस्या एवं दृष्टिकोण सभी में मौलिक है। अगली है कौशल। गोदान के कथानक की दूसरी विशेषता उसकी कौशल होना है। कथानक में कलात्मकता का समावेश किया गया है और इस कार्य के लिए प्रेमचंद का रचना कौशल उनका सहायक होकर आया है। गोदान में घटनाएं कुशलता के साथ आगे बढ़ती है और वे पूरी तरह विश्वसनीय लगती है। भले ही उपन्यास के कथानक में कुछ अति रंजित घटनाएं हों, किंतु वे जिस रूप में प्रस्तुत की गई है उस रूप में पाठकों को अधिक अस्वाभाविक नहीं लगती है। अगली है अन्विति। उपन्यास के कथानक को यदि विभाजित करें तो वह अलग अलग भागों में बट जाएगा, और यदि विभाजक तत्वों को और आगे खींचते चले जाएं तो उन भागों का परस्पर संबंध धीरे धीरे कम होता जाएगा। किसी भी उपन्यास के कथानक को यह अन्विति जितनी अधिक प्राप्त होगी, कथानक उतना ही अधिक अविच्छिन्न, संगठित और श्रृंखलित होगा। गोदान में कथागत अन्विति प्रारंभ से अंत तक दिखलाई देती है। इस संबंध में डॉक्टर माखनलाल वर्मा ने लिखा है कि गोदान के कथानक में यह अन्विति धुरे स्तर पर कार्यशील है। एक और घटनाक्रम संगठित होकर मूल कथा के बिंब को सामने लाता है और दूसरी ओर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कथानक के विभिन्न तत्व मूलतः एकता में अनुस्यूत होकर अग्रसर होते हैं।
अगली विशेषता है संभाव्यता। गोदान के कथानक की एक विशेषता घटनाओं की संभाव्यता है। इसमें अधिकांश घटनाएं कल्पना प्रसूत है, किंतु फिर भी असंभव नहीं है। यही कारण है कि संभाव्यता की सीमा का कहीं भी अतिक्रमण नहीं हुआ है। पाठक पूरे मनोयोग से उपन्यास की घटनाओं को पढ़ता है और मग्न होता हुआ घटनाओं की संभाव्यता पर मुक्त हो जाता है, मग्न हो जाता है। अगली विशेषता है रोचकता का समावेश। गोदान के कथानक में रोचकता का गुण पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इसका पहला कारण यह है कि कथाएं स्वाभाविक विकास करती है। उपन्यासकार अपनी कथा का स्वाभाविक विकास करने के लिए विभिन्न परिस्थितियों में पात्रों को अपनी अपनी चारित्रिक विशेषताओं के अनुरूप ही ढालता गया है। गोदान के पात्र जिस रूप में हमारे सामने आते हैं वे यह प्रमाणित कर देते हैं कि रोचकता बनाए रखना उनका स्वभाव है। उपन्यासकार ने प्रत्येक पात्र की प्राण प्रतिष्ठा करते समय उनकी चारित्रिक विशेषताओं को भी स्पष्ट कर दिया है। उपन्यास के सारे पात्र अपनी अपनी रुचि एवं प्रकृति के अनुरूप कार्य करते हुए पाठकों के सामने आए हैं। प्रेमचंद ने गोदान के कथानक में रोचकता के समावेश के लिए अप्रत्याशित परिणाम वाली घटनाओं की योजनाओं द्वारा कथानक को रोचकता प्रदान की गई है। झुनिया गोबर प्रसंग की घटना का परिणाम जिस रूप में उपन्यास में सामने आया है उसके कथानक में रोचकता आई है। मालती मेहता का प्रसंग भी रोचकता प्रदान करता है। रोचकता उत्पन्न करने के लिए गोदान में कुछ और उपाय भी काम में लिए गए हैं। ये उपाय पाठक को प्रभावित भी करते हैं और कथा वस्तु को रोचक भी बनाए रखते हैं। होरी के जीवन में निरंतर एक के बाद एक जटिल समस्याओं का आते जाना और उसका निरंतर संघर्ष जीवी बने रहना भी कथानक की रोचकता को बढ़ाता है। इस प्रकार गोदान की कथा वस्तु में रोचकता पर्याप्त मात्रा में है। अगली है औचित्य। गोदान के कथानक का एक गुण औचित्य का होना भी है। यह सफल उपन्यासों की कसौटी को बनाए रखता है। गोदान में इस गुण का भरपूर समावेश है। प्रेमचंद औचित्य के संबंध में सदैव सावधान रहे हैं। अगली है औत्सुक्य। कथा साहित्य की सफलता के लिए औत्सुक्यता की परम आवश्यकता होती है। इस दृष्टि से यदि गोदान का मूल्यांकन करें तो स्पष्ट हो जाता है कि गोदान पढ़ते समय पाठक के मन में उत्सुकता बनी रहती है कि आगे क्या होता है। प्रेमचंद ने एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी और चौथी घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि घटना में से ही घटना निकलती हुई दिखाई देती है। परिस्थितियां जटिल से जटिल भी होती गई है और प्रसंग भी आते गए हैं और पात्र इन सभी स्थितियों में इस प्रकार पढ़ते गए हैं कि उत्सुकता बनी रही है। इसलिए गोदान का जो कथानक है वह औत्सुक्य की दृष्टि से भी सफल रहा है। अगली है व्यापकता। गोदान के कथानक की व्यापकता भी पर्याप्त मात्रा में दिखलाई देती है। प्रेमचंद ने उपन्यास के कथानक को सीमित रूप में नहीं बनाया है। वह गांव से शहर और शहर से गांव के बीच में बराबर यात्रित होते रहे हैं। गोदान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संघर्ष की अमर कहानी है। सामंतवाद और पूंजीवाद का अनिवार्य संघर्ष देश और काल में चलता आया है, चलता रहेगा। यही कारण है कि प्रेमचंद ने इसी संघर्ष को गोदान में ग्रहण किया है। इस संघर्ष के आधार पर ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्र हैं। यही वजह है कि गोदान में दो कथानक पाए गए हैं। गोदान की घटनाएं और स्थितियां पूरी
भारतीय होते हुए भी अपनी व्यापकता में इतनी अधिक फैल गई है कि वे सार्वभौमिक रूप लेकर आई है। गोदान के कथानक की व्यापकता इसी से सिद्ध है कि उसमें मजदूर है, किसान है, सेवक है, जमींदार, कारिंदा, पटवारी, छोटे छोटे दुकानदार, पुरोहित, महाजन, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिला है। बाहरी जीवन के प्रतीक मिल मालिक, बैंकर है, जमींदार है, प्रोफेसर है, मजदूर है, अपने अधिकार के लिए निरंतर संघर्ष करते वाली गृहस्थ नारियां तक गोदान के कथानक में आई है। गोदान के कथ्य की व्यापकता इससे भी प्रमाणित होती है कि इसमें नारी जागरण का स्वर, किसान की जागृति, मजदूरों का संकट और अपने अधिकारों के लड़ने वाला वर्ग है। इसलिए गोदान व्यापकता की दृष्टि से भी एक सफल उपन्यास कहा जा सकता है। अगली है सरसता। गोदान का कथानक सरस है। सरसता के निर्माण के लिए प्रेमचंद ने अनेक प्रसंगों का समायोजन किया है। सरस प्रसंगों में सिलिया, माता दीन, भोला, होरी, धनिया, झुनिया व गोबर आदि के प्रसंगों को लिया गया है। प्रेमचंद ने ओकारनाथ को शराब पिलाना, शिकार पार्टी, कबड्डी आयोजन, धनुष यज्ञ का प्रसंग, होली की नकलें जैसी अनेक सरस प्रसंगों को समायोजित करके कथानक को सरस बनाए रखा है। कुछ प्रसंग ऐसे भी है जो पात्रों की मनोवृत्ति को स्पष्ट करते हुए भी मनोवैज्ञानिक ढंग से सरसता का प्रसार करते हैं। मेहता का लंबा भाषण अवश्य होता है, किंतु बीच बीच में संपादक ओकारनाथ, खन्ना, मिर्जा और राय साहब आदि की टिप्पणियां जोड़कर उसे सरस बनाया गया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि गोदान उपन्यास एक विशेषताओं के आधार पर प्रसिद्ध उपन्यास है और सफल और श्रेष्ठ उपन्यास है। गोदान का कथानक ग्रामीण और नगरीय जीवन को समेटता हुआ प्रेमचंद ने के यथार्थवादी प्रगतिशील दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। ये वह कथानक है जिसमें प्रेमचंद की विचारधारा निहित है और उसी के आधार पर उन्हें एक सफल उपन्यासकार और गोदान को एक श्रेष्ठ उपन्यास माना जा सकता है। धन्यवाद।